ओके बच्चों, सो लास्ट क्लास में वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था कि किसी स्ट्रिंग से कोई हेवी मास लटका दिया और उसे मैं नीचे वेलोसिटी दूं तो उसकी वेलोसिटी पे अलग अलग सिचुएशंस की कंडीशंस में मुझे अलग अलग चीज दिख सकती है। हो सकता है कि अगर हम कम वेलोसिटी दे, जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग से दिखाया भी था आपको, तो वापस से दिखा देता हूँ, है ना। हो सकता है कि हम इसको कम वेलोसिटी दे तो ये ऐसे ऐसे यहीं पे लोअर हाफ ऑफ द सर्कल में मोशन करते रहे। अगर मैं कम वेलोसिटी दूंगा तो लोअर हाफ ऑफ द सर्कल में ही ऑब्जेक्ट मोशन करते रहता है। तो वो सिचुएशन ये हो जाती है कि अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी √2gr से कम है, where r is the radius of the circular path, then motion oscillation होता है। मोशन में ऑसिलेशंस होता है, जो अपन ने यहाँ देखा कि लोअर हाफ ऑफ द सर्कल में ऑब्जेक्ट के ऑसिलेशन चलते रहते हैं इस तरह से। ये स्पीड कम देने से होता है। फिर स्पीड अच्छी दो, √5gr से ज्यादा दो, where r is radius of circular path, √5gr से ज्यादा वेलोसिटी दो तो कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है। जैसे यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ, इस की को मैं पकड़कर बहुत ज्यादा स्पीड देने वाला हूँ तो देखो पूरा कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो गया। एंड में आपने ये भी देखा, अभी यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सर्कुलर पाथ करते हैं ताकि पूरा दिखाई दे आपको। एंड में अगर मैं थोड़ी स्पीड कम रख रहा हूँ, देखो ये ऊपर आके मैं थोड़ी ज्यादा वेलोसिटी दे रहा हूँ कि स्ट्रिंग ऊपर तो आ रही है पर स्ट्रिंग स्लैक हो रही है। वहां एक लिमिट पे जाके स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग स्लैक हो रही है। देखो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा हुआ पर एक लिमिट पे जाके यहाँ पे स्लैक हो गई है, ये देखो ये। तो ऐसा भी हो जाता है अगर हम जो वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो √2gr से तो ज्यादा हो बट √5gr से कम हो। √2gr से ज्यादा वेलोसिटी होने पे पार्टिकल अपर हाफ ऑफ द सर्कल में तो आ जाता है। इस सर्कल को अपन लोअर हाफ और अपर हाफ से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर √2gr से कम वेलोसिटी दो तो ऑसिलेशन होते हैं लोअर हाफ ऑफ द सर्कल में। एग्जैक्ट √2gr वेलोसिटी दो तो पार्टिकल यहाँ पर बाउंड्री पे आ जाता है, लोअर हाफ और अपर हाफ की बाउंड्री पे आ जाता है। मतलब स्ट्रिंग मैक्सिमम जो एंगल कवर कर सकती है वो 90 डिग्री हो जाता है दोनों साइड। स्ट्रिंग 90 डिग्री तक एंगल कवर कर सकती है, मतलब स्ट्रिंग मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल हो जाती है √2gr की स्पीड देने पे। बट अगर मैं √2gr से ज्यादा स्पीड दूं बट √5gr से कम दूं तो पार्टिकल अपर हाफ द सर्कल में आता है, लेकिन यहाँ कहीं पर स्ट्रिंग का टेंशन जीरो हो जाता है। और स्ट्रिंग का टेंशन जीरो होने की वजह से स्ट्रिंग स्लैक हो जाती है। वहां स्ट्रिंग में टेंशन नहीं है तो पार्टिकल पे सिर्फ mg फोर्स लगता है। अब mg की वजह से और कुछ वेलोसिटी है तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। when a particle has some velocity and gravity is acting on it, उसका मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं अपन। यहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन दिखने लगता है हमको। सो अगर ये वाली कंडीशन होती है √5gr और √2gr के बीच की स्पीड, इन दैट केस पार्टिकल यहाँ कहीं बीच में कहीं पर स्ट्रिंग का स्लैक आ जाता है एंड आफ्टरवर्ड पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। उसका प्रोजेक्टाइल मोशन का बात फिर देख सकते हैं कैसा होगा। तो ये कंडीशन कब होती है, जब स्पीड की कंडीशन हो। हमें पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराना है तो बॉटम पॉइंट पे जो वेलोसिटी है √5gr से ज्यादा देना पड़ती है। इससे ज्यादा स्पीड दो बॉटम पॉइंट पे तो डेफिनेटली वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा हो जाता है। ये अपन कंडीशन लास्ट क्लास में डिराइव कर चुके थे, इस पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह नहीं करे थे, है ना। तो आज अपन इसको क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं अपन, ठीक है। चलिए सो एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। एक ही हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है, कुछ इंक्लिनेशन है, थीटा बीटा आप चाहो कुछ मान सकते हो, कोई जरूरत नहीं वैसे थीटा की। जो नीचे आके पहले तो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर है ना उसमें एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है। यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है, यहाँ नीचे उसमें कुछ डिस्टेंस पे आके फिर एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है, ठीक है। ये जो सर्कुलर पाथ बना हुआ है, सर्कुलर ट्रैक जो बना हुआ है, इसकी रेडियस है r। द रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक इज r। तो मैं पूछ रहा हूँ पार्टिकल को यहाँ किस हाइट से छोड़े, m मास का ब्लॉक है उसे किस हाइट से छोड़े, ग्राउंड से उसकी हाइट क्या होनी चाहिए सो दैट इट में कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वो उस सर्कुलर ट्रैक पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा कर ले। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा मैंने, फाइंड h so that mass may complete vertical circular motion, VCM लिख दिया मैंने शॉर्ट में, वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑन सर्कुलर ट्रैक। ऑन ट्रैक जो भी ट्रैक दिखाया डायग्राम में उसमें पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो जाए, इसके लिए क्या हाइट होनी चाहिए। अटेम्प्ट करिए अली साहब इसको एक बार। चलिए मेरे पास आंसर भी आने लग गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अमन और नवदीप के आंसर आ गए, वेरी गुड नमन और नवदीप, नमन और नवदीप, सॉरी नमन नहीं, अमन और नवदीप। हाँ मैं बार बार गलत बोल रहा था। आज था कभी आ गया, वेरी गुड। विकास थोड़ी सी गलती है, चेक करो वापस से।
चलिए मैक्सिमम बच्चों के मेरे पास सही आंसर आ रहे हैं, हम बोर्ड पे भी देख लेते हैं। यहाँ पर पार्टिकल को अगर एक साइड से छोड़ा है तो बाय एनर्जी कंजर्वेशन, मैंने कहीं फ्रिक्शन के बारे में कुछ मेंशन करा नहीं है, तो आप मान सकते हैं कि फ्रिक्शन है ही नहीं, स्मूथ सरफेसेस सारी। क्या आप क्यों माने भाई, फ्रिक्शन मेंशन करना चाहिए था मुझे, अगर मैंने करा नहीं तो आप उसको स्मूथ मान सकते हो। तो मान लीजिए सब स्मूथ है, पार्टिकल को एक साइड से छोड़ा, जब वो यहाँ पहुंचेगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी वाली लॉस हो गई, बिकॉज वो नीचे आ गया। कितनी लॉस हुई, कितनी लॉस हुई, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो आप लिख सकते हैं mgh, पार्टिकल एच साइड नीचे आ रहा है तो कैपिटल एच लिया है मैंने। और ये कहा जाएगी भाई फ्रिक्शन तो है ही नहीं, तो सारा की सारा एनर्जी कंजर्व रहेगी, एनर्जी कंजर्व रहेगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही तो काइनेटिक बढ़ेगी, तो ये जाना चाहिए काइनेटिक में। यहाँ अगर पार्टिकल की स्पीड v है तो आप v निकाल सकते हो, और अगर सर्कुलर मोशन पूरा करना है तो हम जानते हैं कि v ग्रेटर देन इक्वल टू √5gr होना चाहिए। तो v स्क्वायर यहाँ से देखेंगे तो v स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 5gr आना चाहिए, वो यहाँ रख दो, वो यहाँ रख दो, तो इससे मुझे समझ में आ जाएगा कि 2gh, ये m से m कैंसिल हो गया था, 2 पर मल्टीप्लाई करा 2gh वॉज v स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 5gr, g से g कैंसिल, तो यहाँ से h ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया मेरे पास 5/2r। तो आप में से कई बच्चों ने मुझे 5/2r आंसर दिया, बिल्कुल सही है ना, तो इस हिसाब से अपने आंसर निकाल लिया। चलो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। किसी को भी इसमें कुछ भी समस्या है तो पूछ लो, मैं क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लिख रहा हूं। गिवन दैट h is 2r, अब मैंने हाइट दे दी आपको, h 2r है, आप जो ऑब्जेक्ट को 2r हाइट से छोड़ा था, फाइंड द पोजीशन where it will leave circular track। जो सर्कुलर ट्रैक है ना, ये इस ट्रैक को वो कहाँ छोड़ेगा। एक समय ऐसा आता है जब स्पीड कम होती है तो सर्कुलर ट्रैक को पार्टिकल छोड़ देता है, स्ट्रिंग स्लैक हो जाती है, वैसा कुछ सिचुएशन होती है। यहाँ स्ट्रिंग तो है नहीं, यहाँ जो ये जो ट्रैक है, ट्रैक का नॉर्मल फोर्स वो स्ट्रिंग जैसा फोर्स दे रहा होगा, तो ट्रैक का नॉर्मल 0 हो जाएगा यहाँ पे, और ट्रैक का नॉर्मल 0 तो फिर से वही सर्कुलर ट्रैक छूट जाएगा। तो अब आपको बताना है कहाँ छोड़ेगा, ट्राई करिए एक बार, और पिछले पार्ट में कुछ भी समस्या हो तो पूछ लीजिए, पिछले पार्ट में कोई भी डाउट हो तो बताइए, और नए पार्ट को जल्दी से ट्राई करिए। सर फर्स्ट पार्ट में 5gr ग्रेटर देन और इक्वल होना चाहिए ना सर 2gh से। क्या कहा सर 5gr शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2gh सर। क्यों 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 सर हमने इसमें अगर v स्क्वायर की जगह वेलोसिटी पुट करे सर 5gr, तो क्यों वैसे वेलोसिटी 5gr क्यों पुट करूंगा मैं, वेलोसिटी की वैल्यू होना चाहिए इससे बड़ी वेलोसिटी, ये थोड़ी हुए वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा होने के लिए वेलोसिटी की वैल्यू जो भी है वो √5 जैसे ज्यादा होनी चाहिए। तो वेलोसिटी की वैल्यू यहां से देखिए मैंने, तो आएगी 2gh है ना, वो yes, आना चाहिए 5gr से बड़ी। ओके सर। समझे। अब मैंने क्वेश्चन में दे दिया है h is 2r, now you need to find the position where the particle will leave circular track। तो जब वो सर्कुलर ट्रैक लीव कर रहा होगा, थोड़ी देर पहले मैंने बोल भी दिया था है नॉर्मल 0 होगा, है ना, तो आपको वो पोजीशन ढूंढना है, आपको वो पोजीशन ढूंढना है जहां पर ये पार्टिकल पहुंचा, ये मास पहुंचा, और जो जो सर्कुलर ट्रैक का वहां नॉर्मल है वो 0 हो जाए। आप अगर वहां एफबीडी देखे तो आपको सिर्फ mg दिखे, तो चलो जनरल पोजीशन पे मान लेते हैं यहाँ नॉर्मल था,
मान लेते हैं नॉर्मल था, तो नॉर्मल कितना होना चाहिए, अगर नॉर्मल है तो कितना होना चाहिए ये निकालते हैं किसी जनरल सिचुएशन में। मान लेते हैं पार्टिकल जनरल सिचुएशन में अभी वर्टिकल से थीटा एंगल पर है, वर्टिकल से मान लेते हैं थीटा एंगल पर है वो, है ना। तो इस सिचुएशन में नॉर्मल क्या होना चाहिए निकालते हैं। तो यहां देखिए सर्कल के सेंटर की तरफ फोर्स क्या क्या है, mg का एक cos थीटा कंपोनेंट होगा और नॉर्मल होगा, mg का एक cos थीटा कंपोनेंट होगा और नॉर्मल होगा, दो फोर्सेस सर्कल के सेंटर की तरफ। तो आप लिखेंगे सर्कल के सेंटर की तरफ जो भी फोर्सेस है mg का cos थीटा कंपोनेंट प्लस नॉर्मल होना चाहिए m, अच्छा यहाँ जो स्पीड होगी ब्लॉक की वो लेना पड़ेगा, m u स्क्वायर बाय r होना चाहिए। नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल शुड बी m u स्क्वायर बाय r, वहां पर अगर स्पीड u बोलूं मैं, सही लिखा है क्वेश्चन में, नहीं यस सर, है ना। सो मैंने क्या करने की कोशिश करी, मैंने जनरल पोजीशन पे नॉर्मल क्या है ये निकालने की कोशिश करी, है ना। तो नॉर्मल की वैल्यू क्या आने वाली है, ये आने वाली है एम यू स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी कॉस थीटा, एम यू स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी कॉस थीटा, ये आने वाली है नॉर्मल की वैल्यू। थीटा क्या हो रहा है, जैसे से ऊपर जा रहे हैं वैसे से थीटा कम हो रहा है तो कॉस थीटा बढ़ेगा, तो ये टर्म बढ़ रहा है, और u जैसे से ऊपर जाएंगे कम होगा, मतलब नॉर्मल कम हो रहा है, और नॉर्मल जीरो हो गया तो सर्कुलर ट्रैक छूट जाएगा, ठीक है। तो हमें पता करना है नॉर्मल कहाँ जीरो है, तो व्हेन नॉर्मल इज जीरो, व्हेन नॉर्मल इज जीरो, सर्कुलर ट्रैक से कांटेक्ट छूटा है अगर तो नॉर्मल होगा ही, वहां पे नॉर्मल जीरो हो जाएगा। तो नॉर्मल अगर जीरो हो गया तो हम क्या कंडीशन लिख सकते हैं यहाँ पे, यू स्क्वायर इक्वल टू जी आर कॉस थीटा, यू स्क्वायर इक्वल टू जी आर कॉस थीटा लिख सकते हैं, है ना। नॉर्मल को जीरो पुट कर दिया मैंने, इसको जीरो पुट करा, एमएम कैंसिल, सॉल्व करके जी आर कॉस थीटा आ जाएगा। अब u की वैल्यू मुझे मिल गई एक तरह से कि जहां नॉर्मल छूट गया वहां u क्या हो गया इन टर्म्स ऑफ थीटा, पर मैं इस v के टर्म में u को लिख सकता हूं, बट यहां से यहां अगर पार्टिकल गया है तो बाय एनर्जी कंजर्वेशन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर शुड इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv u स्क्वायर, प्लस वहां हाइट बढ़ चुकी है, कितनी हाइट बढ़ी है, कितनी हाइट बढ़ी है जल्दी से बोलो, 2h सर, गलत जवाब, r/2, r/2 भी गलत जवाब, यहाँ सर क्या आर ये के हाइट है, लेना पड़ेगा, हाँ आर के ले लेंगे ना सर। अरे हाइट कितनी बड़ी, कितना ऊपर चले गया पार्टिकल, हाइट बताना, हाइट ये जो मैंने अभी लिखा ये कितना होगा लेंथ, r plus r sin theta, r cos थीटा, ये होगा r r plus r cos theta, तो यहाँ पार्टिकल की जमीन से हाइट कितनी हो गई, आर माइनस आर कॉस थीटा। r plus r cos theta, अच्छा वो, हाँ यस सर, हाफ plus रेडियस r होना cos चाहिए। हाँ। सो हाफ एम स्क्वायर, ये हाफ एम स्क्वायर प्लस हाइट बढ़ गई है इसलिए लिख देंगे एम जी आर इंटू वन प्लस कॉस थीटा, यस सर। ठीक है। मैंने एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया, मतलब शुरू की काइनेटिक एनर्जी है तो जो यहाँ ग्राउंड पर है तो मैं मान लेता हूँ पोटेंशियल जीरो है, हाइट एच बढ़ी तो वहां की पोटेंशियल एनर्जी और वहां की काइनेटिक एनर्जी, इससे मैं यू स्क्वायर लिख सकता हूँ, मतलब मेरे पास एक यू स्क्वायर की कंडीशन आ गई, तो इस इक्वेशन में ऊपर से यू स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दूं, जहां नॉर्मल जीरो है वहां का यू मुझे पता है कितना है तो मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे थीटा की वैल्यू मिल सकती है ना, फिर मेरा एम तक थीटा निकालने का। तो देखो हाफ एम और यहाँ पर भी एम है, एम गायब करो, हाफ भी गायब करो, तो ये इक्वेशन बनेगी। फिर जहां नॉर्मल जीरो है वहां u की वैल्यू मुझे पता है इन टर्म्स ऑफ थीटा, जी आर कॉस थीटा रख देता हूं मैं। सो व्हेन u स्क्वायर इक्वल टू जी आर कॉस थीटा, मैं इसमें u को जी आर कॉस थीटा रख देता हूं तो v स्क्वायर हो जाएगा जी आर कॉस थीटा प्लस 2gr, यहाँ पर 2gr भी लिखा हुआ है तो gr कॉमन ले लो, अगर gr कॉमन ले लिया मैंने तो यहाँ पे gr cos थीटा प्लस एक 2gr cos थीटा, जो हो जाएगा 3 cos थीटा प्लस 2। मुझे v तो पता ही था कितना है ना, हमें h की वैल्यू 2r दे दी है तो हमें v तो पता है, तो v की वैल्यू लिख सकता हूं मैं वहां पर, v कितना हो जाएगा जब पार्टिकल यहाँ पहुंचा, जब पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो v कैसे निकाल सकते हैं, हाफ एम यू v स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एम जी इंटू 2r। ये समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं, साथ में हो कि नहीं हो अभी तक,
यस सर। हाँ, फिर से देख लो कि क्या करा मैंने। गिवन दैट h इक्वल टू 2r, फाइंड द पोजीशन वेयर इट विल लीव द सर्कुलर ट्रैक। अब देखो जो हाइट दे दी वो 5/2r से कम है, यहाँ पे 2.5 हाइट है थी और यहाँ पे 2r हाइट है, तो कम हाइट है। कम हाइट है इसका मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो होने की कंडीशन थी वो तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। यस सर। वर्टिकल सर्कुलर मोशन तो होगा ही नहीं, तो कुछ और होगा। क्या होगा वो उन्होंने पूछा जो है उससे समझ में आ रहा है हमको। उन्होंने पूछा है कि पोजीशन बताना है जहां वो सर्कुलर ट्रैक छोड़ देगा। तो ऐसा कब होता है सर्कुलर ट्रैक छोड़ने वाला कंडीशन? ये वाली होती है, वी इनके बीच में हो। यस सर। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो रहा होगा, मतलब वी इनके बीच में आ रहा होगा, ये कंफर्म है। ठीक है, अब मुझे बताना है वो एंगल या पोजीशन जहां पर ऐसा होने वाला है कि सर्कुलर ट्रैक छूट जाएगा। तो मैंने मान लिया कि वर्टिकल से थीटा एंगल पर ऐसा हो रहा है कि सर्कुलर ट्रैक छूट गया। तो सर्कुलर ट्रैक छूट गया तो वहां नॉर्मल 0 है, तो वहां u कितना होना चाहिए वो निकल गया। वहां की पार्टिकल की स्पीड आ गई, तो मैं बॉटम पे पार्टिकल की स्पीड निकाल ली मैंने वहां के टर्म में। बट बॉटम पे पार्टिकल की स्पीड में एनर्जी कंजर्वेशन से यहां से यहां निकाल सकता था। तो मुझे बॉटम की स्पीड पता है, मैं वो यहाँ रख दूं अगर मैं, तो मुझे थीटा के टर्म में इक्वेशन मिल जाएगी। तो मैं थीटा बता सकता हूँ फिर कहाँ पे पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक छोड़ने वाला है। यस सर। है ना? Yes, sir. चलो, तो यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू क्या आने वाली है? यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू आने वाली देखो 4gr। ठीक है, ये उठा के वहां रख देते हैं। अब तो v स्क्वायर को 4gr रख देते हैं। v स्क्वायर को रखा 4gr इक्वल टू हो गया gr इंटू 3 cos थीटा प्लस 1 प्लस 2। सॉल्व दिस इक्वेशन। gr यहाँ कैंसिल हुआ, वो 2 आके सब्ट्रैक्ट हुआ, है 2 बचा, तो 3 नीचे डिवाइड कर दो, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई 2/3। मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ गई cos इनवर्स 2/3। हमसे पूछा था किस पोजीशन पे सर्कुलर ट्रैक छूटेगा, तो पोजीशन के लिए हमने एंगल बता दिया कि वर्टिकल से इतने एंगल पे यहाँ पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक छोड़ देगा, वो एंगल बता दिया। देखो मैंने, आ रहा समझ में? यस सर। चलो एक बार अच्छे से देख लो मैंने क्या करा है। एक शब्द में भी, एक लाइन में भी अगर कुछ भी समस्या है, कुछ भी दिक्कत है, मैंने क्यों करा तो प्लीज पूछिए। देखिए एक बार क्या करा मैंने। क्या हमसे पूछा क्या था ये पता है आपको? वो क्या क्या पूछा था क्वेश्चन में, ये पता है? यस सर। ठीक है, क्या पूछा था? एनीवन? सर किस पोजीशन पे वो अपना सर्कुलर मोशन छोड़ देगा? हाँ, सर्कुलर ट्रैक छोड़ देगा। तो वो सर्कुलर ट्रैक अगर छोड़ेगा तो क्या होना चाहिए वो मैंने सोचा पहले। तो सर्कुलर ट्रैक छोड़ेगा तो यहाँ नॉर्मल 0 होना चाहिए। सही बात है क्या? यस सर। है ना? तो मैंने जनरल पोजीशन पे पहले नॉर्मल निकाला, है ना? और अगर नॉर्मल 0 हो गया है तो सर्कुलर ट्रैक छूट गया है, तो नॉर्मल 0 होने की कंडीशन निकाली, तो वहां पे u पे कंडीशन आ गई कि जहां भी नॉर्मल छूटेगा वहां की वेलोसिटी मुझे पता चल गई। बट यहाँ की वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी के टर्म में लिख सकता था बाय एनर्जी कंजर्वेशन, ये सब लिखा मैंने। तो यहाँ की वेलोसिटी इनिशियल के कंपेयर में लिखी मैंने, और यहाँ की वेलोसिटी पे कंडीशन है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी पे कंडीशन आ गई। ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब इनिशियल वेलोसिटी तो हमने यहाँ से पार्टिकल छोड़ा है, तो यहाँ से यहाँ आने की वेलोसिटी तो मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता थी, वो रख दी, तो मुझे वो एंगल पे इक्वेशन मिल जाएगी। देखो जहां पार्टिकल सर्कुलर मोशन छोड़ रहा है वो एंगल पे कंडीशन आ गई, मतलब वो एंगल पता चल गया। तो हमने बता दिया कि पार्टिकल किस एंगल पे, किस पोजीशन पे सर्कुलर मोशन छोड़ देगा, तो वर्टिकल से वो एंगल बता दिया हमने। क्वेश्चन में जो पूछा था कि पोजीशन बतानी है कहाँ सर्कुलर मोशन सर्कुलर ट्रैक को छोड़ेगा, वो पोजीशन बता दी हमने कि वर्टिकल से इतना एंगल होना चाहिए cos इनवर्स 2/3, यहाँ पर पार्टिकल सर्कुलर मोशन छोड़ देगा। आ रहा समझ में? यस सर। यस सर। सभी बच्चे देख लो, किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। सर जैसे हमने n को 0 लिया कि अगर कांटेक्ट नहीं होगा तो गिर जाएगा, सर थीटा नहीं, को। ये एक सेकंड, कांटेक्ट नहीं होगा तो गिरेगा ये नहीं बोला मैंने बोला कांटेक्ट नहीं होगा तो नॉर्मल 0 हो जाएगा। यस सर, कांटेक्ट नहीं होगा तो मतलब नॉर्मल 0। हाँ, ये अलग से एक्स्ट्रा शब्द नहीं लगाना चाहिए कभी भी। ठीक है। सर अगर थीटा को 0 कर देते तो सर? थीटा क्यों 0 करता है?
सर आपने मतलब एक एंगल पे उसको माना कि ये यहाँ पे एक थीटा एंगल पे लीव कर देगा सर। हाँ, तो मुझे क्वेश्चन में ये तो पूछा है कहाँ पे लीव करेगा, तो तुम थीटा 0 अगर मान लोगे इसका मतलब तो आपको कंफर्म है कि थीटा 0 पे लीव करेगा। हमने वो पोजीशन कंफर्म हो गई आपको तो एक तरह से, और पोजीशन पूछ रहे वो लोग। यस सर, सर वही लग रहा था कि तब एन 0 हो सकता है तो फिर थीटा 0 क्यों नहीं हो सकता। यस सर, वो कंफर्मेशन हो जाएगी ना सर ऐसा कर देंगे तो। हाँ, मतलब हमें नहीं पता कहाँ 0 हो रहा है नॉर्मल, हमें नहीं पता, तो इसलिए मुझे थीटा पे कोई मुझे सोचना नहीं चाहिए कि थीटा 0 होना चाहिए कुछ। मुझे नॉर्मल 0 है ये पता है, वो कहाँ है ये मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैंने जनरल थीटा पे मैंने देखा कि नॉर्मल 0 हो रहा है। ठीक है, Yes, sir. पॉइंट समझे वर्षा? यस सर, गॉट इट सर। ओके चलिए, तो इस क्वेश्चन का एक पार्ट ये पूछा था मैंने कि हाइट को आपको सिर्फ 2r दिया है, तो आपसे पूछ लिया कि पार्टिकल कहाँ सर्कुलर ट्रैक छोड़ रहा है। अब उसके बाद मैं एक और चीज पूछना चाह रहा हूं, यहां पार्टिकल ने सर्कुलर ट्रैक छोड़ दिया इस एंगल पे, ये हमने निकाल दिया, हमें पता चल गया कहां सर्कुलर ट्रैक छोड़ रहा है। उसके बाद पार्टिकल जो भी पाथ फॉलो करेगा उसमें उसकी मिनिमम स्पीड क्या आएगी। चलो इसके बाद मैं पूछ रहा हूं, मैं यहां लिख देता हूं क्वेश्चन इसके आगे। फाइंड, यहां लिख दे रहा हूं क्वेश्चन, अगला पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 इसका, फाइंड मिनिमम स्पीड ऑफ मास आफ्टर इट लीव्स सर्कुलर ट्रैक। हमने अभी देखा कि सर्कुलर ट्रैक को वो छोड़ने वाला है, तो सर्कुलर ट्रैक को छोड़ने के बाद उसकी मिनिमम स्पीड क्या आएगी बताइए, सोचिए अच्छे से और बताइए। ये क्वेश्चन करने के लिए आपको ये सोचना चाहिए कि सर्कुलर ट्रैक छोड़ने के बाद वो क्या करेगा, ये सोच लोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। बार मेरे पास आंसर भी आ गया, विकास का आंसर आ गया, गुड। नवदीप का भी कुछ लिखा हुआ है, आस्था का भी आंसर आया, वेरी गुड। चलिए, तो पहले तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सर्कुलर ट्रैक अगर छोड़ दिया पार्टिकल ने, ठीक है, यहाँ नॉर्मल 0 हो चुका था तो सर्कुलर ट्रैक को छोड़ चुका है, ये होने के बाद क्या होगा, इसके बाद क्या करेगा पार्टिकल बताओ। सर वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। बिल्कुल सही, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, है ना। तो जैसे वो किसी जगह पर यहाँ पर नॉर्मल 0 हो चुका था, बट उसकी स्पीड है अभी भी यहाँ पर, उसके बाद कुछ वेलोसिटी स्पीड यू थी, है ना, वो कहाँ पर है वो आपको पता है, अभी आपने निकाल लिया था कहाँ पर था वो,
कि थीटा पता था आपको और वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी। तो अगर ये रेडियस का एंगल वर्टिकल से थीटा है तो यहाँ पर वर्टिकल लाइन बनाऊंगा तो रेडियस का उससे एंगल थीटा और वेलोसिटी रेडियस के परपेंडिकुलर थी तो ये 90 माइनस थीटा या फिर हॉरिजॉन्टल से यहाँ थीटा एंगल हो जाएगा। हमने ढूंढ लिया कि स्पीड का हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या है और यहाँ स्पीड का जो हॉरिजॉन्टल से एंगल है उसके बाद प्रोजेक्टाइल पाथ होगा। तो ऑन प्रोजेक्टाइल पाथ कहीं पर मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है पार्टिकल, वहां पे स्पीड केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बचती है। एट दैट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वही रहता है जो यहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। ये सबसे जो हाइट वाला पोजीशन होगी ना, यही पार्टिकल मिनिमम स्पीड रखता है तो वो आनी चाहिए u cos थीटा, वो आनी चाहिए u cos थीटा। When particle is at maximum height of projectile path, suppose उसका projectile path था ऐसा, तो maximum height of that projectile path, वहां पर उसकी स्पीड केवल हॉरिजॉन्टल बचती है, वो वही होती है जो इनिशियल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। हमने ढूंढ लिया कि अगर जिस पोजीशन से पार्टिकल सर्कुलर पाथ छोड़ रहा है वो एंगल थीटा हो, ये थीटा, ये भी थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो स्पीड का हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है। तो u cos थीटा शुड बी माय आंसर। तो मिनिमम स्पीड जो क्वेश्चन में पूछी है वो होना चाहिए u into cos theta. Now you know what is the value of cos theta? It is 2/3. And what is the value of u? u आपको पता है, देखो यहाँ पे it was √2gr cos theta. जहां पर सर्कुलर मोशन उसने छोड़ दिया था वहां u की वैल्यू √2gr cos theta थी, इंटू यहाँ cos theta लिखा है और cos theta की वैल्यू आपको 2/3 पता है, तो you can substitute it. तो 2gr/3 और बाहर आ गया अंदर, बाहर 2/3, वो cos theta 2/3, तो ये आ गया वो आंसर। दिस शुड बी योर आंसर। आ रहा समझ में? बताइए समझ में आया ये? कुछ भी डाउट तो पूछिए। मुझे जहां सर्कुलर पाथ छोड़ रहा है वहां पर स्पीड में निकाल चुका था, है ना? उस स्पीड का मैंने बस हॉरिजॉन्टल से एंगल देखा और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखा क्या है। प्रोजेक्टाइल पाथ में सबसे टॉप पॉइंट पे जो हॉरिजॉन्टल स्पीड बचती है बस वही मिनिमम स्पीड होती है। तो u cos थीटा शुड बी माय आंसर। माय आंसर शुड बी u cos थीटा और u की और थीटा की वैल्यू डाल दी मैंने। क्लियर कि नहीं? आया कि नहीं? Yes, sir. ओके, बिल्कुल सही। चलो, तो अब मुझे एक छोटी सी चीज बताओ। मैं पूछता कि यहाँ से जो पार्टिकल प्रोजेक्टाइल पास करेगा तो बीच में कहीं मैक्सिमम हाइट पे आ रहा है ना यहाँ, ठीक है? तो जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे आया होगा उस समय इसकी ग्राउंड से हाइट क्या होगी, ये बता सकते हैं क्या? यहाँ प्रोजेक्टाइल पाथ पे जब वो मैक्सिमम हाइट पे आएगा तो उस समय इसकी यहाँ इस ग्राउंड लेवल से हाइट क्या होगी, बता सकते हो क्या? यस सर। कैसे? सर उसकी जो प्रोजेक्टाइल जो पाथ उसने कवर किया उसकी मैक्सिमम हाइट निकालकर उसमें रेडियस को जोड़ देंगे। रेडियस को क्यों? r cos थीटा। सर सेंटर से भी तो सेंटर से डिस्टेंस लेंगे ना बॉटम तक की। सर पूरा जुड़ेगा ना r प्लस r cos थीटा। बिल्कुल सही, r प्लस r cos थीटा जुड़ेगा, बिल्कुल सही। यस सर। जहां से पार्टिकल प्रोजेक्टाइल चालू कर रहा है वो ऑलरेडी r प्लस r cos थीटा की हाइट पर है, तो r प्लस r cos थीटा में यहां से जो एक्स्ट्रा हाइट आएगी वो जोड़ना है। वहां से प्रोजेक्टाइल की एक्स्ट्रा हाइट क्या आती है, उसका फॉर्मूला होता है ना u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, है ना? Yes, sir. हाँ, Yes, तो sir. आपसे अगर वो हाइट पूछता मैं तो आप ऐसा आंसर देते r प्लस r cos थीटा जो शुरू में हाइट थी प्लस एक्स्ट्रा जो हाइट गया वो हो जाएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, और इसमें u और थीटा की वैल्यू डालना पड़ती है आपको। u की वैल्यू वो लिखी थी अपने पास, ये रही √2gr cos थीटा वेयर थीटा इज दिस, है ना? और sin थीटा निकाल लेते, cos थीटा पता है तो। चलो आ जाता ना वो? Yes, sir. ओके बच्चों, वेरी गुड। सर एक बार फिर से सर। एक बार फिर से देख लेते हैं अपन। जब यहाँ पार्टिकल ने सर्कुलर पाथ छोड़ दिया, इसके बाद ये कर रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन, तो वो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें इस लेवल से वो कुछ और हाइट तक गिराएगा, इस लेवल से कुछ और हाइट तक जाएगा। वो हाइट निकाल सकते हैं u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, है ना? उसमें इस लेवल की जो हाइट ग्राउंड से थी वो ऐड कर दो। इस लेवल की ग्राउंड से हाइट क्या थी, r प्लस r cos थीटा, वो ऐड कर दो। समझे? सर मैक्सिमम हाइट के लिए जो हम u की वैल्यू पुट करेंगे सर, वो जो हमने gr cos थीटा निकाली थी वही पुट करेंगे ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसी स्पीड से तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा।
बिल्कुल सही। और सर अगर मैक्सिमम स्पीड पूछते सर आप, तो फिर हम वो कैसे करते सर? मैक्सिमम स्पीड कैसे बता सकते हो आप, तो क्योंकि प्रोजेक्टाइल पाथ पे शुरू की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, ऊपर जाके ज्यादा कम होती है, फिर और नीचे आएगा तो और बढ़ेगी। तो आपको जब तक नीचे नहीं गिरता तब तक तो स्पीड बढ़ते जाती। यस सर। समझे? थैंक यू मैक्सिमम सर। स्पीड मतलब यहाँ जब वापस गिरेगा तब की स्पीड बता देता है। ठीक है। यस सर सर। के मिनिमम स्पीड नहीं, केवल वो स्पीड बोलता है कि स्पीड जब वो जो लीव कर देगा वो सर्कुलर ट्रैक को, फिर क्या करेंगे? वो ये रही ना, सर्कुलर ट्रैक को लीव करते समय स्पीड ये तो रही, यू निकाला था ना मैंने यहाँ पे, नॉर्मल जीरो के समय यू, ओके सर। है ना? ठीक है, चलिए। तो बहुत सारे पार्ट्स करे अपन ने, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे बेस्ड क्वेश्चन था ये। इस क्वेश्चन में रोप नहीं दी थी मैंने आपको, रोप नहीं थी, पार्टिकल को रस्सी से नहीं बांधा था, पर यहाँ पे रोप का सारा काम जो होता है ना वो नॉर्मल कर रहा था। ठीक है, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जहां पार्टिकल को ना किसी रॉड वगैरह से बांध कर फिर सर्कुलर मोशन कराते हैं। कोई रॉड ले ली उन्होंने, सपोज यू हैव अ रॉड, दिस इज अ रॉड, उसकी लेंथ एल है, मासलेस है, मासलेस लिख देता हूं मैं, इसका कोई मास वास नहीं है, इसके नीचे कुछ मास लगाया आपने, दिस इज अ बॉब ऑफ मास एम, कोई एम मास का बॉब है आपके पास, और इसे आपने फिर यहां से स्पीड प्रोवाइड कर दी कुछ v, और पूछ लिया कि बताओ अब इसे v कितना देना चाहिए कि ये पूरा सर्कुलर मोशन कर ले, बताओ ये स्पीड भी कितनी होनी चाहिए कि यहां से पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर ले? तो क्या बता सकते हो? नाउ मेरा क्वेश्चन है, फाइंड स्पीड v so that bob may complete vertical circular motion। करिए ट्राई। क्वेश्चन समझिए अच्छे से, क्या है फर्क, क्या हो गया यहाँ पे, आपको एक मैंने रॉड दे दी है, तो रॉड से क्या डिफरेंस क्रिएट होगा ये सोचिए और कोशिश करिए। रॉड से क्या डिफरेंस क्रिएट होगा ये सोचिए और कोशिश करिए। आस्था का आंसर भी आ गया मेरे पास, वेरी गुड आस्था। नवदीप का भी आंसर आ गया, बिल्कुल सही। वशिष्ठ का भी आंसर आ गया। मैं शायद प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, वशिष्ठ नहीं है प्रोनाउंसिएशन इसका ना। विकास का भी आंसर आ गया। तो कोई भी बच्चा, जैसे विकास बताओ कैसे करा, आंसर आपका सही है, कैसे करा बताइए। सर इस बार ऐसा हाँ, होगा कि जैसे सर्कुलर ट्रैक में अपन कर रहे थे तो नॉर्मल बाहर वाला ट्रैक दे रहा था, इसमें नॉर्मल वही प्रोवाइड कर देगा रॉड ही। बिल्कुल सही है ना। उससे क्या होगा? सर उससे हाँ, जो हमको स्पीड देनी पड़ेगी वो कम देनी पड़ेगी पिछले वाले केस से। नहीं, मेन डिफरेंस क्या आ गया यहाँ पे? आप बोल सही रहे हो पर उसको और अच्छे से समझा सकते हो क्या? देखो, हमने जब रोप के साथ देखा था तो हमने देखा था कि रोप में जब टेंशन 0 हो जाएगा तब रोप स्लैक करेगी और वो मास को बाहर पुश नहीं कर सकती। जब रोप स्लैक हो जाएगी तो मोशन प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। तो हम ये चाह रहे थे रोप स्लैक ना हो, हम चाह रहे थे कि पार्टिकल की जो भी सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट मेंटेन रहे, है ना। उसके लिए हम चाह रहे थे रोप में टेंशन खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि रोप में अगर टेंशन खत्म होगी तो पार्टिकल स्लैक हो जाएगा, रोप स्लैक हो गई और सेंटर से डिस्टेंस बदल जाएगी। तो पहले टेंशन खत्म नहीं होना चाहिए, अपना एम था। अब हमारे पास समस्या ही नहीं है, क्यों? क्योंकि रॉड जो है वो स्लैक हो ही नहीं सकती। रॉड
रिजिड होती है उसको रॉड अपन इसलिए बोलते हैं, नॉर्मली रॉड का मतलब रिजिड रॉड होती है, वो स्लैक नहीं होती। स्लैक नहीं होती इसका मतलब कि पार्टिकल की यहाँ से जो डिस्टेंस है सेंटर से वो बदल ही नहीं सकती, इट विल ऑलवेज रिमेन एल। ये पार्टिकल ऐसा ऊपर नहीं जा सकता, नीचे भी जा सकता, वो केवल ऐसे मूव कर सकता है। तो स्लैक होने वाली जो टेंशन थी वो तो है ही नहीं हमारे पास। अब बस यही होना चाहिए कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा कर ले तो सबसे ऊपर तक पहुंच पाए, सबसे ऊपर तक बस पहुंच जाना चाहिए उसको। स्लैक होने की टेंशन नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं स्लैक होने की। तो बस हम ये बोल देंगे अब कि नाउ पार्टिकल शुड जस्ट बी एबल टू रीच द टॉप, उसको टॉप तक बस पहुंचना चाहिए। इफ इट इज एबल टू रीच द टॉप देन इट विल कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वो ऊपर तक पहुंचना चाहिए, बस यही हमारी कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन करनी चाहिए, इट शुड reach the top, particle just needs to reach the top and rod makes it show that उसका जो distance है from the center of circle वो हमेशा constant है, वो रॉड कर लेगी, अपन को वो सोचना नहीं, क्योंकि रॉड से वजह से क्या होगा, इसकी डिस्टेंस सेंटर से बदल ही नहीं सकती कभी, तो बस पार्टिकल ऊपर पहुंचाना चाहिए, बाकी और कोई टेंशन ही नहीं हमको। तो ऊपर पहुंचे तो स्पीड वहां मिनिमम से मिनिमम 0 भी हो सकती है तो भी चलेगा। नाउ स्पीड एट टॉप, यहाँ पर अगर स्पीड देखेंगे बॉब की, मान लेते चलो वो u है, तो u और v का क्या रिलेशन लिखेंगे, ये लेंथ अगर l या r बोलूं मैं, मान लेते r, हमको r रेडियस लेने की आदत है, r ले लेते चलो, तो नीचे और ऊपर के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन से कंडीशन क्या लिखेंगे, नीचे स्पीड थी हाफ m, नीचे काइनेटिक एनर्जी ये थी, ऊपर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mu स्क्वायर प्लस हाइट आ गई 2r, इसलिए mg into 2r ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जगह चेंज लिख दिया। इससे मुझे कंडीशन मिलेगी u स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 2gr माइनस 4gr हो जाएगा, और बस ये 0 से बड़ा होना चाहिए। टॉप पे पहुंच रहा है तो वहां स्पीड 0 नहीं होना चाहिए, वहां 0 है उससे बड़ी 0 जस्ट होगी तो भी चल जाएगा, जस्ट पार्टिकल पहुंच जाए तो भी चल जाएगा। तो ये कंडीशन लगाओगे तो v ग्रेटर देन इक्वल टू 4gr आ जाएगा रूट में, और r को अगर l लिखो तो v ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 4gl आ जाएगा। बस ये कंडीशन होना चाहिए। कैसे निकाली कंडीशन ये, क्योंकि अब हमारे पास रॉड्स की वजह से ये इंश्योर हो चुका है कि सेंटर से पार्टिकल की डिस्टेंस जो है वो कभी भी कम नहीं हो सकती, ना बढ़ सकती है, तो बस उसे बस ऐसा मूव कर जाना चाहिए, वो सबसे ऊपर तक पहुंच जाएगा तो अपना वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो जाएगा। आ रहा समझ में? इज इट क्लियर? यस, Yes, sir. ठीक है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो जो टाइप की चीजें हमको एक्स्ट्रा और देखना चाहिए, ये सब देख लिया अपन ने, कुछ क्वेश्चन देखे। अब वो क्वेश्चन तो इनफाइनाइट होते हैं, अगर हम करते ही जाएंगे तो फिर कभी नहीं खत्म होगा, है ना। तो जो जो मेन क्वेश्चंस आ सकते हैं वो एक एक अपन ने देख लिए है। अब आप और क्वेश्चंस करिए, जो डाउट्स है पूछते जाइए। अब हम नया चीज स्टार्ट करते हैं ना, अपना वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट, पूरा अपना वर्क पावर एनर्जी कंप्लीट। ठीक है, उधर आपका रोटेशन चालू हो ही गया है सपोज, है ना, रोटेशन चालू हो ही गया है, Yes, क्या कि sir. नहीं? हाँ, तो वहां आपका रोटेशन चल रहा है। अब हम स्टार्ट करेंगे एसएचएम। आपने शायद टेस्ट नोटिस भी देखा होगा। Yes, sir. कब है टेस्ट? 20th. तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो अपना टेस्ट में आ भी रहा है वो, और उधर जो चल रहा है रोटेशन, सेंटर ऑफ मास, वो सब जो हो गया वो सब भी टेस्ट में आएगा, मैकेनिक जितना पढ़ लिया वो सब टेस्ट में आएगा, और एसएचएम भी आ रहा है। तो एसएचएम स्टार्ट करते हैं अपन। तो लिखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इट इज अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ मोशन, बहुत स्पेशल टाइप का मोशन होता है। सबसे पहले इसको समझने के लिए हम समझते हैं व्हाट इज अ पीरियोडिक मोशन। तो लिखिए पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन लिखो, अ मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ, अ मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल, a motion which repeats itself after certain time interval and that time interval remains constant, and that time interval remains constant is called periodic motion, is called periodic motion.
कोई भी मोशन जो अपने आप को रिपीट करता है बार बार एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, दैट काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। ठीक है, एग्जांपल्स कई सारे दे सकते हैं हम। जैसे सर्कुलर मोशन अगर यूनिफॉर्म स्पीड से हो, कांस्टेंट स्पीड से हो, तो वो हो जाता है हमारे पास पीरियोडिक मोशन। अर्थ का सन के अबाउट जो मोशन है वो पीरियोडिक है। मून का सन अर्थ के अबाउट जो मोशन है पीरियोडिक है। किसी पेंडुलम को अगर मैं एक रस्सी से एक मास लटका के उसमें थोड़ा सा टिल करके छोड़ दूं तो ऐसे ऐसे मोशन करता है, वो भी एक फिक्स टाइम इंटरवल में रिपीट कर लेता है अपने आप को, अगर ज्यादा कुछ रेजिस्टिव फोर्स ना हो तो ये सारे मोशन एग्जांपल्स हो गए हमारे पास पीरियोडिक मोशन के। और भी आप कई सारे एग्जांपल सोच सकते हो। तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है ये मैंने आपको बताया। क्या आपको क्लियर है अच्छे से? इज इट क्लियर? यस सर। ओके, चलिए। पीरियोडिक के बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ अपन को वर्ड जो समझना है वो ऑसिलेटरी मोशन। तो लिखिए ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। क्या आपको पता है ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? एनीवन? सर जिस पोजीशन से जो ट्रैवल करना शुरू करे सेम टाइम में वहीं पर वापस आ जाए, फिर वहीं से जाना शुरू करे। तो सर्कुलर में भी होता है, एक जगह से चालू करता है घूम फिर के वहीं आता है वापस, उसको क्यों नहीं बोलते ऑसिलेटरी? सर्कुलर मोशन को ऑसिलेटरी नहीं कहा जाता, इट इज नॉट ऑसिलेटरी मोशन। सर टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो टू एंड मोशन। फ्रो मोशन, बिल्कुल सही। कोई मोशन ऐसा है जो एक पाथ पर एक पॉइंट से आगे जाए वापस आए, फिर पीछे जाए वापस आए, तो एक पॉइंट से टू एंड फ्रो इस टाइप का मोशन चलते रहे, इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। To and fro motion about a fixed point is called oscillatory motion. Is called oscillatory motion. अब देखो ये जरूरी नहीं कि ऑसिलेटरी मोशन भी पीरियोडिक हो, ऑसिलेटरी मोशन भी पीरियोडिक हो जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं होता। जरूरी कंफर्म कर हमेशा नहीं होता कि एक पॉइंट से स्टार्ट करे पार्टिकल, जाए वापस आए फिर इधर वापस आए और ये बार बार हमेशा सेम टाइम में चले। इट इज नॉट नेसेसरी। प्रैक्टिकली ऐसा हो जाता है बट ये जरूरी नहीं है। तो एवरी पीरियोडिक मोशन वो ऑसिलेटरी होती नहीं है। ये तो अभी एग्जांपल देखा ही मैंने, सर्कुलर मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन बट इट इज नॉट ऑसिलेटरी। फिर हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक हो ये भी जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं कि एक ही टाइम इंटरवल में बार बार ये सब हो, पर अगर ऐसा हो जाए कि ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक हो, ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक हो, तो उसे कहते हैं हार्मोनिक मोशन। इफ ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक देन इट इज हार्मोनिक मोशन। लिख सकते हो आप ये, इफ ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक then it is harmonic motion. If oscillatory motion is periodic, that is harmonic motion. जो हार्मोनिक मोशंस होते हैं उनकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पता करी, तो उनमें ना जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है पार्टिकल को एक पोजीशन, जो मीन पोजीशन होती है जिसके अबाउट टू फ्रो मोशन होता है, इसे हम बोलते हैं मीन पोजीशन। उस मीन पोजीशन से अगर पार्टिकल कुछ डिस्प्लेस हुआ है तो उसकी वापस आने की टेंडेंसी होती है, वो वापस आना चाहता है मीन पोजीशन की तरफ। और जो वापस आने के लिए जो उसको फोर्स लग रहा है, जो भी उसका एक्सेलरेशन कॉज करने का कारण है फोर्स, वो प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के वजह से, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। एग्जैक्ट प्रोपोर्शनली शुड बी डिपेंडेंट ऑन डिस्प्लेसमेंट। सो इन ऑसिलेटरी पीरियोडिक हार्मोनिक मोशन the restoring force depends on the displacement from mean position. The restoring force depends on the displacement from mean position. In if that relation, और अगर वो रिलेशन कुछ ऐसा हो कि फोर्स जस्ट प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के विद नेगेटिव साइन, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के विद नेगेटिव साइन, तो ऐसे स्पेशल मोशन को अपन बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस तरह का जो स्पेशल मोशन होता है दैट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो पहले अपन लिख लेते इन हार्मोनिक मोशन, लिख लीजिए आप, इन हार्मोनिक मोशन, in harmonic motion the restoring force, मैं यहाँ ऐसा लिख देता हूँ ना, the restoring force is proportional to negative of some power of displacement, negative of some power where n is a power, कोई नंबर है 1 2 3 4 5 ऐसा कोई नंबर है ना। तो रिस्टोरिंग फोर्स
यहाँ पे x की पावर पर डिपेंड करता है। ये पावर जो रहती है वो होना चाहिए ऑड नंबर, क्योंकि इवन हो जाएगा अगर, तो जब नेगेटिव x होगा तो फोर्स की डायरेक्शन बदलेगी नहीं, है ना, एंड इट्स ऑड, क्योंकि n अगर इवन हो गया तो पार्टिकल जब मीन पोजीशन से इधर गया, मान लो पॉजिटिव साइड गया, तो x पॉजिटिव होगा तो फोर्स नेगेटिव लगेगा, उसकी वापस आने की टेंडेंसी आएगी। जब x नेगेटिव हुआ और पावर अगर इवन है तो फिर से फोर्स नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि इवन पावर पे माइनस साइन है, इवन पावर पे एक्स स्क्वायर जैसा कुछ बनेगा जो हमको सेम चीज दे देगा, माइनस साइन की वजह से फिर से फोर्स नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव एक्स में नेगेटिव ही फोर्स, तो पार्टिकल तो दूर ही जाएगा, वापस आने की कोशिश नहीं करेगा। तो जब रिस्टोरिंग फोर्स माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट की पावर पे डिपेंड करे एंड दैट पावर इज ऑड नंबर, देन द मोशन इज हार्मोनिक मोशन, तब मोशन हार्मोनिक मोशन होती है। क्या समझ में आ रहा है सभी बच्चे, क्या समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, सर ये एक्चुअली है क्या? नंबर, इंटीजर नंबर सम, कुछ भी हो सकता है। हाँ कुछ भी हो सकता है, 1 3 5 7 सब Odd इंटीजर numbers. नंबर, हाँ ऑड नंबर रहना चाहिए, ठीक है। चलो अब इसका सबसे आसान जो एग्जांपल हो सकता है रिस्टोरिंग फोर्स का डिस्प्लेसमेंट से रिलेशन का, n अपन 1 ले ले, सबसे आसान सबसे सिंपल एग्जांपल, सिंपल केस इफ n इक्वल टू 1, दैट केस जो पार्टिकल पे लगने वाला रिस्टोरिंग फोर्स है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा सिंपली माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, और वेक्टर लगा सकते हो आप। तो ये जो केस होता है कि पार्टिकल को अगर एक मीन पोजीशन है हमारे पास जिससे टू एंड फ्रो वो मोशन कर रहा था, वहां से आप x डिस्टेंस डिस्प्लेस करो तो उस पार्टिकल पे एक फोर्स लगे जो x के ही प्रोपोर्शनल हो और उसको वापस लाने की कोशिश करे वो, और ये रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल हो जाए x के, मैग्नीट्यूड जितना x का उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह की सिचुएशंस में जो मोशन होता है पार्टिकल का उसको कहते हैं अपन सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसे कहा जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऊपर लिखा ही है मैंने, शॉर्ट में से वैसे लिख देता हूं, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन बी अंडरस्टूड एज अ सिंपलेस्ट केस ऑफ हार्मोनिक मोशन, सिंपलेस्ट केस ऑफ हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन क्या होती है? ऐसे मोशन जो एक मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो हो और पीरियोडिक हो, इनको बोलते हैं हार्मोनिक मोशन। और उनका सबसे आसान सबसे सिंपल सा केस जो होता है इस सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, जो मीन पोजीशन होती है वहां से पार्टिकल को अगर मैं एक्स डिस्टेंस लेके जाऊं तो उस पर फोर्स लगने लगता है जो उसे वापस लाने की कोशिश करता है, एंड दैट फोर्स जो उसे वापस ला रहा है इसे रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। वो प्रोपोर्शनल होता है कितना डिस्प्लेसमेंट किया था, द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्ट पावर 1 के प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह का जो मोशन हो जाएगा जहां ऐसा हो उसे बोलते हैं हम सिंपल हार्मोनिक मोशन। बोलो समझ में आ रहा है? कई बच्चे स्प्रिंग का एग्जांपल दे रहे हैं, यस हम देखेंगे स्प्रिंग में ऐसा ही होता है, बिल्कुल सही। चलो तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है क्या, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके यस सर। अब आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन होने की कंडीशन मिल गई कि उस पर लगने वाला फोर्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के। तो जो उस पर भी फोर्स लग रहा है, मैं अगर एक काम करते 2 मिनट आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा यहाँ टाइप्स की बात कर लेते हैं। ये 2 तरह के भी होते हैं एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन 2 तरह के हो सकते हैं, लीनियर जहां स्ट्रेट लाइन में मोशन चल रहा हो, दूसरा एंगुलर जहां पे कर्व लाइन में किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोशन चल रहा हो, जैसा सिंपल पेंडुलम में होता है। जब स्ट्रेट लाइन में मोशन चलता है, स्ट्रेट लाइन का लीनियर मोशन हो, तो हम नॉर्मली फोर्सेस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। पर जब एंगुलर मोशन चलता है, किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोशन चलता है, तो वहां अपन टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो एंगुलर एसएचएम डील्स विद टॉर्क एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर एसएचएम डील्स विद फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। रिलेशन बिल्कुल एक जैसे आने वाले हैं, आगे हम जो चीजें लिखेंगे वो एक जैसे दिखेगी आपको, ठीक है। तो एसएचएम को 2 कैटेगरी में तोड़ सकते हैं बेस्ड ऑन किस तरह के पाथ पे हो रहा है वो। अगर किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट सर्कुलर पाथ पे एसएचएम हो रहा है तो उसे बोलते हैं एंगुलर एसएचएम, और किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट लीनियर पाथ पे एसएचएम होता है तो उसे बोलते हैं लीनियर एसएचएम। ये समझ में आया?
क्या ये समझ में आया? यस Yes, sir. ओके। अब इन केस ऑफ लीनियर एसएचएम डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की बातें चलेगी, तो वो मैं आगे लेके बता रहा हूँ आपको, ठीक है। लेट्स एग्जांपल ले रहे हैं अपन लीनियर एसएचएम का। लीनियर एसएचएम के केस में जो फोर्स लगता है पार्टिकल पे वो प्रोपोर्शनल होता था माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लगा लेते चलो हम। लेट फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, ऐसा कुछ फोर्स है। एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं फिर? वो होता है फोर्स बाय मास, उसको लिख सकते हैं माइनस के बाय एम इंटू एक्स। सो एक्सेलरेशन जो आ गया हमारे पास वो एक के बाय एम तो एक कांस्टेंट है, उसको मैंने ओमेगा स्क्वायर ले लिया। लेट के बाय एम इज ओमेगा स्क्वायर, ऐसा लिख दिया, ठीक है। नाउ एक्सेलरेशन की मुझे एक इक्वेशन मिल गई, और हम सब काइनेमेटिक्स पढ़े लिखे बच्चे, हमें ये पता है कि एक्सेलरेशन होता है v dv by dx, ये तो हमें पता ही होगा। Yes, sir. एक्सेलरेशन को हम v dv by dx लिख सकते हैं, तो एक्सेलरेशन को अगर v dv by dx लिखूं और यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू इक्वल है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के, सो यू कैन इंटीग्रेट एंड फाइंड आउट अ रिलेशन बिटवीन v एंड x। अब इसे इंटीग्रेट करके v और x का रिलेशन निकाल सकते हैं, और अगर v और x का रिलेशन आ गया तो v को dx by dt लिखो, फिर x का एक इक्वेशन आ सकती है ना। यहां से सॉल्व करके ऑन सॉल्विंग आपको v एज अ फंक्शन ऑफ x मिलेगा, am I right? पार्टिकल की स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ x निकल जाएगी। Yes, sir. Yes, sir. सभी बच्चे कोई समस्या इसमें बताओ, निकाल सकते हैं कि नहीं है? Yes, sir. यस सर। है ना। और फिर v को लिख सकते हैं हम dx by dt, फिर वो f ऑफ x इधर ले आओ, dt उधर ले जाओ, इंटीग्रेट करो, तो x वर्सेस टाइम की इक्वेशन आएगी। we can get x as a function of time। तो ये मैं भी आपको निकाल के बता सकता हूँ, है ना। मैं भी यहाँ पे dx उधर ले जाओ, इंटीग्रेट कर दो, छोटा सा काम है निकालना, पर मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, आई एम नॉट टीचिंग यू मैथ। तो मुझे लगता है कि आप सब क्योंकि 12th पढ़े हुए हो तो आपको इतना मैथ तो आता है कि आप ये खुद कर लो, है ना, मुझे ऐसा Yes, sir. लगता है, ठीक है। हो सकता है सही लग रहा है, हो सकता है ना लग रहा हो, अब वो आप करके बताएंगे तो समझ में आएगा। सो ये इक्वेशन है, dx वहां ले जाना है, इंटीग्रेट करना है, v एज अ फंक्शन ऑफ x निकालना है, फिर v को लिखना है dx by dt, इंटीग्रेट करना है, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। तो ये आप पे छोड़ा है मैंने, आप कर सकते हो क्या? Yes, sir. चलो। Yes, sir. जब आप ऐसा करोगे ना, तो मैंने भी ऐसा करके चेक करा था, तो मुझे ऐसा कुछ इक्वेशन मिली थी, x इक्वल टू एक कांस्टेंट मिल गया था मुझे, फिर मुझे मिला था साइन या कॉस जैसा कुछ टर्म, जिसको साइन और कॉस को आपस में बदल जा सकता है हमेशा, है ना। साइन कॉस को आपस में बदल सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा ऐसा करके, या कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा ऐसा करके साइन और कॉस को बदल सकते हैं। इनटू अंदर मिलता है मुझे ओमेगा टी प्लस एक कांस्टेंट एक और मिलता है, मुझे सॉल्व करके ऐसा मिलता है कुछ एक्सप्रेशन, x इक्वल टू अ कांस्टेंट इनटू sin ओमेगा t प्लस अनदर कांस्टेंट। तो मुझे फाइनली इक्वेशन ऐसी मिल जाती है, आफ्टर इंटीग्रेशन एंड ऑल आई विल गेट दिस काइंड ऑफ इक्वेशन। बाहर एक कांस्टेंट जैसी चीज मिलती है मुझे, अंदर साइन में ओमेगा टी प्लस एक अनदर कांस्टेंट मिलता है। ये जो a और फाई ये नहीं आता है वहां पे, इनका कुछ एक्सप्रेशन दिखता है जो मुझे पता चला, अच्छा ये तो टाइम पे डिपेंडेंट टर्म नहीं है, ये कांस्टेंट है, तो उसको मैंने a बोल दिया, और उधर जो कांस्टेंट है उसे मैंने फाई बोल दिया, ठीक है। तो मैंने आप पे छोड़ा इंटीग्रेशन करके प्रूव करना। सो व्हेन पार्टिकल इज परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम, force acting on it is proportional to minus of displacement. After solving, I am getting its position x as a function of time like this. उसकी पोजीशन वर्सेस टाइम की इक्वेशन मुझे ऐसे मिल जाती है। यह समझ में आ रहा है? सर इंटीग्रेट करने के लिए लिमिट क्या लेंगे सर? लिमिट आप लगाओ, दिमाग लगाओ, कुछ भी कुछ मान लेना। मान लो x इक्वल टू x नॉट पे वेलोसिटी v नॉट थी, ओके सर, है ना, और t इक्वल टू t नॉट पे हो रहा था, ये सब t नॉट पे पोजीशन x नॉट थी और वेलोसिटी v नॉट थी, ऐसा मान के करना, ठीक है। चलो, सो x इक्वल टू ये इक्वेशन कुछ मिल जाएगी आपको, इस तरह की इक्वेशन मिल जाएगी। ये समझ में आया? आया नहीं आया? Yes, sir. कि करके बताओ इंटीग्रेशन। हो जाएगा इंटीग्रेशन सर, करके आ जाएगा सर। पक्का? यस सर।
ये Yes, मुझे sir. आखिरी क्लास है कि इस पर एक और क्लास है? लास्ट क्लास है सर आपकी। हाँ तो अपन एक्सटेंड कर लेंगे, करो इंटीग्रेट करो। Yes, sir. हाँ इंटीग्रेट करो। चलो इंटीग्रेट करो। dx वहां भेजा, v dv इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। इंटीग्रेट करा, x को x नॉट रखा, वेलोसिटी मान ली वहां v नॉट थी, x इक्वल टू x है, वेलोसिटी मान लीजिए v है। v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2 हाफ, लिमिट लगाई तो v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय 2, x का इंटीग्रेशन करा तो x स्क्वायर माइनस x नॉट स्क्वायर। ये इक्वेशन बाय टू कैंसिल हो गया, v की इक्वेशन आ गई रूट ओवर v नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सो v की इक्वेशन मुझे मिल रही है रूट ओवर v नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन मिल रही है v की। नाउ दिस टर्म इज अ कांस्टेंट, v नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, दिस इज सम कांस्टेंट। ये कुछ कांस्टेंट टर्म है, इसे कुछ लिख सकता हूं मैं, है ना, इसे कुछ लिख लेता हूं मैं, है ना, इसे लिख लेता हूं मैं। क्या लिखूं, ए बी सी डी ई, ई लिख लेते हैं, मुझे पता नहीं क्यों दिमाग में आ गया ई लिखने का। तो लेट वी नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर इज ई स्क्वायर। ऐसे ई, आपको जो लेटर पसंद आया वो लिख लेना, मुझे ई पसंद आ गया आज तो मैंने ई लिख दिया। तो v इक्वल टू क्या आ गया, रूट ओवर ई स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। v को dx बाई dt लिख देते, dt वहां ले जाते, वो x वाला पूरा टर्म नीचे ले आते, dx बाय रूट ओवर v स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू dt। लिमिट्स लगाते हैं, समय t बराबर 0 पर मान लेते हैं कि x की वैल्यू x नॉट थी, है ना, मान लेते t समय पर x की वैल्यू x है। इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ इंटीग्रेशन dt का t, लिमिट लगाएंगे t आएगा। इधर इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मुझे याद नहीं है, आप बताओ, 12 पढ़े हो आप, बताओ। सर साइन इनवर्स एक्स बाय ए होता है सर। पक्का, किसका तो inverse होता है ये हो जाएगा सर साइन इनवर्स ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ई हो जाएगा सर। साइन इनवर्स ओमेगा एक्स, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, ओमेगा एक्स ओमेगा x अपॉन e। Yes, sir. और कुछ सर नहीं, डिवाइड बाय ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर। डिवाइड बाय ओमेगा भी तो आएगा। यस सर। यस Yes, सर। sir. पक्का ये क्या, चेक कर लो, मुझे याद नहीं है। यस सर। आज ही स्टार्ट हुआ है सर इंटीग्रेशन। बहुत बढ़िया, चलो तो ये आ गया इंटीग्रेट करके, है ना। ये ओमेगा तो कांस्टेंट है डिनोमिनेटर में, उसे वहां टी के साथ भेज दो या लिमिट लगा दो। तो साइन इनवर्स ओमेगा एक्स बाय ई माइनस साइन इनवर्स ओमेगा एक्स नॉट बाय ई, और वहां ओमेगा टी भेज दिया। ये दूसरा वाला साइन इनवर्स का टर्म, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे साइन इनवर्स कुछ एंगल आता है ना, तो उसको मैं एंगल बोल देता हूँ, उसको मैं फाई बोल देता हूँ। मुझे इच्छा हो रही है उसको फाई बोलने की। ये कांस्टेंट है, इसमें साइन वन तो है ही, तो इसे फाई बोल दे रहा हूँ। Yes, sir. तो लेट साइन इनवर्स ओमेगा एक्स नॉट बाय ई इज फाई। कांस्टेंट है, फाई बोल दिया, इसे फाई बोला तो फाई उधर चले गया, तो क्या आ गया, साइन इनवर्स ओमेगा एक्स बाय ई इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई। इसका मतलब ओमेगा एक्स बाय ई इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। तो x इक्वल टू क्या आ गया, e बाय ओमेगा इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। और ये e बाय ओमेगा को a बोल देते, चलो नहीं बोल सकते क्या, कांस्टेंट ही तो है वो। Yes, sir. तो मैं कह तो रहा था कि ऐसे आएगी इक्वेशन, मान ही नहीं देते यार आप लोग। अब आ गई क्या,
देखो आ गई क्या? यस सर। हाँ Yes, sir. चलो। Yes, sir. किसी को समस्या है तो देख लो अभी भी, है ना, हटाने वालों में सब है। चलो मुझे फॉर्मूला याद कराया आप आज आपने, है ना, इंटीग्रेशन करा तो आपने मुझे फॉर्मूला याद करा सर? दिया। हाँ सर मतलब बहुत है ना, पहला पहला सा दिख रहा है सर। पहला पहला तो दिख रहा है, मेरे को भी ऐसा लग रहा था। तो एक सेकंड रुको। हाँ ओके सो अभी जस्ट हमने प्रूव करा व्हेन एक्सेलरेशन की इक्वेशन ये आ गई थी हमारे पास, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सो ऑन सॉल्विंग we are getting x equal to some constant a into sin of omega t plus phi। अब हमें ये इक्वेशन मिल जाती है। If we differentiate this, we can get equation for velocity, which is going out to be a omega cos of omega t plus phi। If we differentiate this, sin का डिफरेंशिएशन cos आ जाएगा और ओमेगा t यहाँ पे ओमेगा मल्टीप्लिकेशन में t के तो बाहर मल्टीप्लाई कर दिया। अगेन डिफरेंशिएट करो, माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t प्लस फाई आ जाएगा एक्सेलरेशन। तो हमें ये रिलेशंस मिल रहे हैं एक्सेलरेशन, वेलोसिटीज और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशंस के रिलेशन से मिल रहे हैं। और फिर आप रिलेशन बना सकते हो, v और x का रिलेशन बना सकते हो। ये sin है, cos है, तो यहाँ पे x बाय a, यहाँ v बाय ओमेगा, sin और cos की इक्वेशन मिली, स्क्वायर करके ऐड करोगे तो 1 आना चाहिए। सो यू विल गेट, और सॉल्विंग वी विल गेट x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। ऐसा इक्वेशन मिल जाएगी आपको। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट और a की इक्वेशन निकाल सकते हो, वो तो है ही हमारे पास, ये सेम इक्वेशन आ जाएगी अगर इसको रिलेट करो तो, है ना। ऐसे आप इक्वेशन सबकी रिलेट करके बना सकते हो, b और a को कंपेयर कर सकते हो, x को माइनस ओमेगा स्क्वायर। फोर्थ इक्वेशन आपने किसको रिलेट करके बनाई है सर? ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाली सर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, x बाय a का होल स्क्वायर v बाय a ओमेगा का होल स्क्वायर का सम बनाना है। ओके सर। है ना। सिमिलरली अब x और इनको इक्वेट कर, इनको रिलेट कर सकते हो, v और a को, v और a को रिलेट कर सकते हो। तो v अपॉन a ओमेगा का स्क्वायर प्लस a अपॉन a ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, ये भी बनाना चाहिए। सही है। चलो तो हमने इक्वेशंस बना दी, और इक्वेशंस आ गई तो इनके ग्राफ बना सकते हैं। अब इनके ग्राफ बना सकते हैं तो पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या आएगा, v वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या आएगा, a वर्सेस टाइम का ग्राफ, ये सब आप बना सकते हो। ठीक है। अच्छा ये फाई जो टर्म है यहाँ पर, इसे कहा जाता है इनिशियल फेज। ये पूरा जो टर्म है इसे कहा जाता है फेज। अब एक एक चीज का नाम लिखते चलते हैं। तो कुछ टर्म्स होते हैं ऐसे टर्म से रिलेटेड, उनका नाम लिखते चलते हैं। सबसे पहले एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो पोजीशन की डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। यहाँ पे x की मैक्सिमम वैल्यू a आ सकती है, डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू a आ सकती है। सो एम्पलीट्यूड इज अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या होती है ये भी बता देते हैं। हमने मीन पोजीशन से देखो डिस्प्लेसमेंट x लिया था और a की इक्वेशन a लिखी थी। हमने मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल बोला था रिस्टोरिंग फोर्स को। तो x 0, डिस्प्लेसमेंट 0 फ्रॉम मीन पोजीशन, तो एक्सेलरेशन 0। तो जहां एक्सेलरेशन 0 होगा वो मीन पोजीशन। ऐसे हम मीन पोजीशन समझ सकते हैं। मीन पोजीशन वेयर एक्सेलरेशन इज 0, where a vector acceleration vector is 0, इसे मीन पोजीशन बोलते हैं। मैक्स और फिर मीन पोजीशन एम्पलीट्यूड आ गया। फिक्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो टाइम के इनटू में टर्म है ओमेगा, इसे बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा।
ये जो पूरा टर्म लिखा है अंदर ओमेगा टी प्लस फाइव, इसे बोलते हैं फेज। ये एक एंगल है, इसलिए कई बार इसको फेज एंगल भी कहा जाता है। साइन कॉस के अंदर हम एंगल लिखते हैं, इसलिए कई बार इसे एंगल भी बोलते हैं, फेज एंगल। और एक तरह से देखो फेज एंगल का जो रेट ऑफ चेंज आएगा, इसको डिफरेंशिएट करो टाइम के साथ तो ओमेगा ही तो आएगा। सो ओमेगा इज आल्सो कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज एंगल। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज एंगल, रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज एंगल। क्या समझ में आ रही डेफिनेशन सारी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फेज एंगल। Yes, sir. सर आपने मीन पोजीशन को डिफाइन किया है सर, उसमें हाँ। ए वेक्टर 0 लिखा है, तो सर हाँ। एक्सेलरेशन 0 लिखा है आपने सर। हाँ, क्योंकि अब देखिए रिस्टोरिंग फोर्स मैंने मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शन कहा है। मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट x है तो रिस्टोरिंग फोर्स उसके प्रोपोर्शन है। ये x 0 तो a 0, मतलब मीन सर वाई एक्स 0 सर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया ना सर, तो x ही रहना चाहिए ना। हमने क्या लिखा, व्हाट इज x? x इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। यस सर। और जब डिस्प्लेसमेंट 0 है, x 0 है, तो एक्सेलरेशन 0 आ रहा है। ओके सर। एंड डिस्प्लेसमेंट 0 मतलब हम जहां से देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को वहीं पर खड़े, मतलब मीन पोजीशन पे खड़े। ठीक है, यस सर, यस तो एट मीन पोजीशन एक्सेलरेशन इज 0। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है लिखा, फेज एंगल क्या होता है लिखा, है ना। अब अगर मैं इन इक्वेशंस के ग्राफ बनाऊं तो देखो ये साइन और कॉस ये सब तो पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, ये हम जानते हैं, इनके ग्राफ पढ़े हुए आपने। तो जब ये पूरा एंगल 0 होता है तो साइन की वैल्यू 0 आती है। जब पूरा एंगल 2 पाई होता है उसके बाद ये रिपीट करता है। तो 0 रखो, 2 पाई रखो, डिफरेंस लो, है ना। 0 होने के लिए टाइम क्या होना चाहिए, 2 पाई होने के लिए टाइम क्या होना चाहिए, डिफरेंस लो, तो आपको मिल जाएगा टाइम पीरियड। आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा, किस टाइम पीरियड के अंदर ये फंक्शन पूरा अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ये वो टाइम होता है जिससे फंक्शन अपने आप को रिपीट कर लेता है। ये आपने मैथ से पढ़ा होगा आई थिंक, है ना। इसे जनरली हम t से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दिस टाइम मोशन रिपीट इटसेल्फ, इट इज द लीस्ट टाइम interval after motion repeats itself। समझ में आया? What is time period? It is the least time in which motion repeats itself। और अगर हम रखें साइन के अंदर जो एंगल होता है वो 0 से 2 पाई बदलता है तो फिर मोशन रिपीट हो जाती है। तो हमें चेक करेंगे तो ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई में टाइम पीरियड मिल जाएगा। टाइम पीरियड में कंडीशन आती है कि ओमेगा टी 2 पाई, या टाइम पीरियड निकालने के लिए हम 2 पाई का ओमेगा लिख सकते हैं। बहुत काम की इक्वेशन है, याद रखना। टाइम पीरियड आता है 2 पाई का ओमेगा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नेक्स्ट टर्म फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड, टाइम में एक बार पीरियोडिक मोशन पूरा होता है। टाइम पीरियड के टाइम में एक बार पीरियोडिक मोशन पूरा होता है। एक सेकंड में कितनी बार पीरियोडिक मोशन पूरा होगा, इन 1 सेकंड कितनी बार पीरियोडिक मोशन पूरा होगा, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इट इज द नंबर ऑफ पीरियोडिक मोशन कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पीरियोडिक मोशन completed in 1 second time। अब यूनिटरी मेथड से हम लिख सकते हैं कि t टाइम में एक पीरियोडिक मोशन कंप्लीट होता है, तो 1 टाइम में 1/t पीरियोडिक मोशन कंप्लीट होंगे। तो 1 टाइम में मतलब कि फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास। फ्रीक्वेंसी को जनरली हम न्यू से या f से लिखते हैं, वो आ जाएगा हमारे पास 1/t। कुछ किताबों में n से भी लिखते हैं फ्रीक्वेंसी को, n भी लिखा रहता है ना, तो वो चला लेना, n भी लिखा होता है कुछ किताबों में। अच्छा 1/t है तो यूनिट इसका होता है 1/सेकंड, या इसको SI में अपन बोलते हैं हर्ट्ज। ठीक है, एक पीरियोडिक मोशन हम यहाँ साइन या कॉस का देख रहे फंक्शन आ रहा है, तो ये पॉजिटिव में भी जाते हैं नेगेटिव में भी जाते हैं। हमें इसका तो ग्राफ याद है, पॉजिटिव नेगेटिव पूरा जाता है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव में पूरा जाना, दिस इज कॉल्ड वन साइकिल। वन साइकिल, तो एक पीरियोडिक मोशन मतलब एक साइकिल पूरा होना। ठीक है,
कितने पीरियोडिक मोशन हो रहे हैं मतलब कितने साइकिल पूरे हो रहे हैं, इसलिए फ्रीक्वेंसी को कई बार हम साइकिल पर सेकंड में भी नापते हैं, साइकिल पर सेकंड भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड साइकिल पर सेकंड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड साइकिल पर सेकंड। क्या समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत देर से कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा आपका। आ रहा है सर। Yes, sir. हाँ, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? Yes, sir. वेरी गुड। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ पीरियोडिक मोशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, और साइकिल पर सेकेंड, बाय साइकिल यूज करा मैंने वर्ड यहाँ पर बिकॉज जो साइन कॉस के टर्म है इनका जो कंप्लीट एक ऑसिलेशन होता है, इनका जो ग्राफ होता है, ये जो ऊपर जाना नीचे आना, इसको बोलते हैं साइकिल। तो कितने साइकिल 1 सेकंड में कंप्लीट हुए, ऐसे भी फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है। चलिए, तो ये मैंने कुछ टर्म्स लिखे हैं, एम्पलीट्यूड, मीन पोजीशन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फेज एंगल, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सब चीजें लिखी है। क्या सब क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अच्छा मैं पूछूं एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा, तो क्या बताओगे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा? रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड। क्यों? 2π/t है ना sir? नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज एंगल है ना, एंगल Yes, के sir. एंगल के चेंज होने का रेट, एंगल रेडियन में होता है, चेंज होने Yes, का रेट sir. पर सेकंड में हो जाएगा, तो रेडियन पर सेकंड। यस ठीक सर। है, बिल्कुल। Yes, sir. हाँ, ओके। तो हमने अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है तो उसकी मोशन की इक्वेशंस लिख लिए, है ना, कुछ टर्म्स लिखे, इन पे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। जितनी चीजें अभी बताई है मैंने आपको, इन पे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वो देखेंगे अपन। पहले मैंने ग्राफ नहीं बताया अभी इनके, तो ग्राफ बता देता हूँ। पोजीशन के, वेलोसिटी के, एक्सेलरेशन के, इन सब के ग्राफ क्या होंगे, तो ये देख लेते हैं अपन। बताइए, अब पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर बनाया जाए, सिंपल बने, इसके लिए मैं मान रहा हूं कि लेट फाई 0, फाई क्या है, t0 पर, t0 पे ये पूरा एंगल था फेस, t0 डालो तो फाई आएगा, इसलिए फाई को बोलते हैं इनिशियल फेज, है ना, फाई इज कॉल्ड इनिशियल फेज। t को 0 डालने पे जो फेज आ रहा है मतलब इनिशियल फेज, मान लिया इनिशियल फेज 0 है, क्योंकि हमको ग्राफ में थोड़ा आसान पड़ेगा ग्राफ बनाना, इसलिए ऐसा मान लिया। तो अब पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया, एक्स वर्सेस टाइम, तो साइन की इक्वेशन है, साइन का ग्राफ बना देंगे अपन, वो ग्राफ आ जाता है साइनोसॉइडल ग्राफ इस तरह से। मैक्सिमम वैल्यू यहां पर जाती है ए, मिनिमम वैल्यू जाती है यहां पर -a। इज इट क्लियर? सर ये साइनोसॉइडल ग्राफ कैसे बन गया सर? साइनोसॉइडल ग्राफ कैसे बन गया, क्योंकि इक्वेशन है साइन की। ओके साइन का, सर। हाँ मतलब मुझे ऐसा मान रहा हूँ कि आपको मैथ से पढ़ा दिया इसके ग्राफ क्या होते हैं, ऐसा मान रहा हूँ मैं, है ना। Yes, sir. तो एक ग्राफ बन गया। अब ये 0 से स्टार्ट होगा, t0 पे अगर पाई 0 डाल दिया मैंने, पाई को 0 डाल दिया, तो मेरी इक्वेशन जो हो गई थी वो हो जाती x = a sin ω t। तो t0 पे 0 से चालू होगा, किस समय मैक्सिमम पहुंचेगा, साइन की वैल्यू π/2 पे मैक्सिमम पहुंचती है, ω t को π/2 डालो तो t हो जाएगा π/2 ω, और इसको टाइम पीरियड से कंपेयर करके तुम वो टाइम पीरियड भी डाल सकते हो, यहाँ पे t/4 आ जाएगा, यहाँ t/2, यहाँ t, और यहाँ 3t/4। तो ये सारे टाइम की वैल्यू भी बता सकते हो कहाँ पे क्या हो रहा होगा। समझ में आ रहा है? सर टाइम पीरियड निकालना एक बार फिर बता दीजिए सर। टाइम पीरियड निकालना बता देते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, ये वो टाइम होता है जिससे मोशन अपने आप को पूरा रिपीट करता है, मोशन अपने आप को पूरा रिपीट करता है। साइन के लिए आपको पता होना चाहिए कि साइन की वैल्यू 0 के बाद 2π के बाद फिर रिपीट होती है। 0 से 2π में जो होता है साइकिल, बाद में फिर से वो रिपीट हो जाता है। तो साइन के अंदर एंगल जब 0 से 2π तक कन्वर्ट हो जाए, मोशन फिर रिपीट होने लगता है। तो 0 पे यहाँ 0 था, 2π किस टाइम पे होगा, तो ω t मुझे 2π चाहिए, तो उसके लिए t क्या आना चाहिए, 2π/ω। बस इसी को टाइम पीरियड बोल देंगे।
ठीक है, यस सर। ये मैंने माना है कि आपको पता है कि साइन की वैल्यू 0 से 2 पाई के बाद रिपीट होती है। यस सर। है यस ना? सर। ये हमको पता होना चाहिए था मैथ यस से। सर। ठीक है, तो अपन ये समझ सकते हैं आसानी। फिर यहाँ मैक्सिमम कब होती है साइन की वैल्यू? जब एंगल π/2 रखो। एंगल π/2 रखा तो ये t आएगा, ये इसमें ओमेगा की वैल्यू डाल दो। ओमेगा को लिख सकता हूँ मैं 2π/T। ओमेगा को 2π/T रखा तो यहाँ t/4 बनेगा। ऐसा आप सारे टाइम निकाल सकते हो। चलो, ये x वर्सेस टाइम की ग्राफ बनाया। अब v वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाते हैं। इक्वेशन कॉस में है, पाई को 0 लेना है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? a ओमेगा कॉस ओमेगा t। इसका ग्राफ कॉस का बना देंगे अब अपन। इसका ग्राफ कॉस में बना दिया मैंने। इस तरह से बुला रहा समझ में? यस सर। यस सर। मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी वेलोसिटी की? ए ओमेगा ए ओमेगा, है ना? और मिनिमम माइनस ए माइनस ए ओमेगा। तो इसी पे क्वेश्चन आ जाते हैं यार। देखो कई बार तो एम्पलीट्यूड दे दिया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए कुछ दे दिया निकालने के लिए, टाइम पीरियड दे दिया, कुछ दे दिया, पूछ लिया मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आ सकती है। तो याद होना चाहिए मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा होती है। ओमेगा पता हो, ए पता हो, तो आप मैक्सिमम वेलोसिटी लिख सकते हो। सही है? यस सर। इस पे कई क्वेश्चन आ जाते हैं। ये सब रिलेशन अच्छे से याद होना चाहिए सबके आपस के। खूब क्वेश्चन बनते हैं इन पे। अगला एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएंगे, तो वो तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का बस माइनस साइन के साथ बनना चाहिए। तो पहला जो ग्राफ था उसका बस उल्टा बना दिया मैंने माइनस साइन की वजह से। ऐसा, ठीक है। ये बन गया एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। और इसमें मैक्सिमम वैल्यू आएगी ए ओमेगा स्क्वायर, मिनिमम माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जब x मैक्सिमम a है तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर x, माइनस ओमेगा स्क्वायर a। यस सर। यस सर। ओके, अच्छा यहाँ से देखो और भी क्या इंफॉर्मेशन पता चल रही है। जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होता है। जब डिस्प्लेसमेंट 0 होता है तो एक्सेलरेशन भी 0 होता है। तो मीन पोजीशन से जितना दूर जाओ एक्सेलरेशन बढ़ेगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे जाओ, सबसे दूर चले जाओ, एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं उसे, वहां एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। वहीं पर वेलोसिटी देखो 0 हो रही है। आप ध्यान देंगे तो यहाँ जब मैक्सिमम था इसी समय देखो वेलोसिटी 0 है। जब x 0 है तो वेलोसिटी यहाँ पे नेगेटिव में मैक्सिमम है, यहाँ x 0 है तो वेलोसिटी यहाँ पॉजिटिव में मैक्सिमम है। तो ये याद होना चाहिए कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से π/2 के फेज डिफरेंस पर है। एक दूसरे से π/2 के फेज डिफरेंस है। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सट्रीम पर वेलोसिटी 0। ठीक है, ये ऐसे अपन को याद रखना पड़ेगा सारी चीजें। क्लियर? समझ में आ रहा है सब रिलेशन? यस सर। चलो, Yes, अब मेरे पास sir. 3 इक्वेशन के ग्राफ बनाए, 2 और बची है। इनके ग्राफ कैसे बनेंगे सबसे पहले तो ये बताओ। इक्वेशन किस तरह की है? मैं अगर x वर्सेस v का ग्राफ बनाता, पोजीशन और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ बनाऊं तो कैसा दिखेगा ग्राफ? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का ग्राफ बनाऊं तो कैसा दिखना चाहिए ग्राफ? क्या सर्कुलर बोलेंगे उसे क्या बोलेंगे? सर What will be the type of graph between velocity and acceleration and velocity and position? सर्कुलर इक्वेशन है। सर्कुलर क्यों? सर की इक्वेशन क्या है? सर्कल की इक्वेशन है? यस सर। यस सर। इलिप्स है तो यस तो इलिप्स से बेटा यस सर। है ना। सर्कल के लिए क्या होना चाहिए? जो x और x का और v का जो टर्म्स होते हैं ना वो सेम होना चाहिए।
यहाँ x के नीचे a है, v के नीचे a ओमेगा है, सेम नहीं है? Yes sir. Yes sir. है ना? सेम होता है तो सर्कल होता है, ठीक है? तो यहाँ सर्कुलर नहीं बनेगा, इलिप्टिकल ग्राफ बनेगा, इलिप्टिकल ग्राफ बनेगा। तो इलिप्स बना देते, इलिप्स बना देते। चलो तो पहला बना देते v वर्सेस x का इलिप्स दिखा देता हूं मैं। तो एक इलिप्स का ग्राफ बना दिया मैंने, ऐसा कुछ। ठीक है, इस तरह से कुछ इलिप्टिकल ग्राफ बन जाएगा। शुरुआत में ज्यादा स्मूथ बन गया था, चलो उससे आप देख लेना, अपने हिसाब से सही कर लेना। तो हमारे पास एक इलिप्टिकल ग्राफ बनेगा। अब इस इलिप्स के ग्राफ में मुझे इंटरसेप्ट क्या दिखेंगे एक्स और वाई एक्सिस पे, बताओ। सर ए एंड ए ओमेगा। बिल्कुल सही, एक्स पे दिखेगा ए और वाई एक्सिस पे दिखेगा ए ओमेगा। यस बिल्कुल सही है ना। अच्छा, इस ग्राफ में मैं एरो किधर से किधर दिखाऊं? एरो दिखाना मतलब कि पार्टिकल जैसे मीन से मान लो एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, शुरुआत में मीन पोजीशन पे था, फिर वहां से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है, ऐसा हो रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। तो मीन पोजीशन पे होना मतलब ऐसा एरो बनना चाहिए। मीन पोजीशन पे था तो वेलोसिटी यहाँ मैक्सिमम होगी, और फिर एक्सट्रीम पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जा रहा है तो इधर की तरफ जा रहा है, तो एरो ऐसा दिखाना चाहिए, समझे? Yes मीन sir. से एक्सट्रीम जा रहा है पॉजिटिव एक्सट्रीम, तो x इक्वल टू 0 से प्लस a पर जा रहा है, तो x इक्वल टू 0 से प्लस a की तरफ एरो दिखा दिया मैंने। एक्सट्रीम पोजीशन x कोई कंसीडर किया है ना आपने? एक्सट्रीम पोजीशन मतलब x इक्वल टू a, सबसे दूर चले जाए x में, x Yes. की वैल्यू सबसे बड़ी हो जाए, मतलब a हो जाए, तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a पे जाना, तो एरो ऐसा दिखा देंगे, समझे? यस सर, वेलोसिटी डिक्रीज कर देंगे। हाँ बिल्कुल सही। चलो तो ये v वर्सेस x का बन गया। वैसे ही a वर्सेस v का बना सकते हैं, v वर्सेस a का, ये भी तो इलिप्स ही बनेगा। सही है ना? अरे हाँ है ना, ज्यादा हो गया क्या, आज बता नहीं रहे हो आप? ये भी तो इलिप्स ही बनेगा। Yes sir. यस सर। यस सर। तो इसमें इंटरसेप्ट क्या आएंगे? ए ओमेगा और ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। और a omega. ए ओमेगा स्क्वायर। Yes. हाँ, तो इनके जो इंटरसेप्ट है ना, अच्छा इंटरसेप्ट का यहाँ रेशो देखोगे तो ओमेगा आएगा, तो इंटरसेप्ट के रेशो से ओमेगा मिल जाएगा, मतलब फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, मतलब टाइम पीरियड मिल जाएगा। और यहाँ पर भी ऐसे ही देखो, तो आपसे ना ग्राफ देके बहुत सारी चीज पूछ सकते हैं, बहुत इनफाइनाइट टाइप की चीजें पूछी जा सकती है ग्राफ देके। ग्राफ में इंफॉर्मेशन दे दी और आपसे पूछ लिया टाइम पीरियड बताओ इस एसएचएम का क्या था, इस एसएचएम में ये बताओ वो बताओ, ऐसे कई क्वेश्चन आ सकते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। चलो, जैसे अभी मैंने यहाँ एरो लगवाया आपसे, तो मैं फिर से वही चीज बोलूं कि पार्टिकल मीन पोजीशन से चालू कर रहा है, एक्सट्रीम पे जा रहा है, मीन पोजीशन से चालू कर रहा है प्लस एक्सट्रीम पे जा रहा है। बताओ अब मैं एरो यहाँ किधर लगाऊं? उल्टी। मीन पोजीशन से चालू कर रहा है तो वेलोसिटी मैक्सिमम रही होगी, वहां से एक्सट्रीम जा रहा है, एक्सट्रीम पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होने वाला है, तो अब यहाँ एरो ऐसा लगेगा। Yes sir. Counter. समझे? ये सर समझ में आया? रिपीट कर दीजिए। फिर से रिपीट कर देता हूं, मैंने कहा पार्टिकल मीन से स्टार्ट कर रहा है और एक्सट्रीम जा रहा है, मीन पर एक्सेलरेशन 0 होता है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम एक्सेलरेशन 0, ये वाला पॉइंट हो गया। एक्सट्रीम पे जा रहा है, एक्सट्रीम पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, एक्सट्रीम पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, प्लस sir. एक्सट्रीम पे जा रहा है अगर, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होना चाहिए, तो गलत हो गया था। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब यहाँ होना चाहिए, ऐसा एरो बनना चाहिए, ये गलत बन गया था। ठीक है, मैंने कहा कि पार्टिकल मीन से स्टार्ट करके प्लस एक्सट्रीम जा रहा है, अगर वो प्लस एक्सट्रीम जाएगा तो वहां एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के उल्टा होता है, एक्स पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, इसका मतलब पार्टिकल नीचे की तरफ यहाँ जाएगा, एरो इधर बनना चाहिए। Yes sir. समझे? चलो, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन देकर मैंने आपसे ग्राफ में एरो वगैरह पूछ लिया। ऐसे कई सारी चीजें पूछ सकते हैं, जितनी चीजें आज अपन ने पढ़ी उस पर।
तो अभी क्वेश्चन मैंने दिखाए नहीं, मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है वो बता दी है। अब इसमें बेस्ड क्वेश्चन वगैरह देखेंगे। अब आज अपन रुकते हैं, इतना टाइम हो गया है। नेक्स्ट क्लास में एसएचएम पे बेस्ड ये जो अपन ने काइनेमेटिक्स पढ़ा एसएचएम का, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और फिर डायनेमिक्स पे आएंगे अपन। क्लियर? यस सर। यस सर। और फिर अपना जो भी डिस्कशन होगा इस हफ्ते, कहीं ना कहीं अपना एक डाउट सेशन लगा होगा, उसमें अपन WPE का रेस कंप्लीट कर लीजिए, मॉड्यूल कंप्लीट कर लीजिए, उसके डाउट डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो। यस सर। हाँ सर, हाँ बोलो सर। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होगी सर, ऑफ कोर्स। और एक्सट्रीम सर, एक्सट्रीम पोजीशन पे सर एक्सेलरेशन क्या होगा सर? एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का क्या रिलेशन होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सर। एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा ना सर? बिल्कुल सही है ना, पर माइनस साइन होता है। यस सर। तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे गए तो एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाएगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सट्रीम पे होगा। समझे? यस सर। चलो, तो अब ये याद रखना पड़ेगा सारी इंफॉर्मेशन आपको। क्वेश्चन में जैसे आपको अभी डाउट आया या आज पढ़ा है तो कम डाउट आएंगे, पर 2-3 दिन बाद क्वेश्चन करते समय सब भूलने लगता है बच्चा, वहां आपको दिक्कत आएगी। तो आपको ये सब याद रखना है, रिवाइज करो खूब। ठीक है, बोल बोल के समझने की, याद करने की कोशिश करो, सब हो जाएगा। और क्वेश्चन करोगे खूब सारे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, चलो ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सर थैंक यू सर। हाँ बोलिए बोलिए सर वो